Hello everyone, welcome to Classes with Poonam. Today we'll complete chapter number 4 of class 9 supplementary English book Moments. The name of this chapter is In the Kingdom of Fools. इस चैप्टर में हम एक ऐसे किंगडम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं जिसमें सभी फूल हैं। इसके जो किंग और मिनिस्टर हैं वो बहुत बड़े इडियट हैं, इसीलिए वो डिसाइड करते हैं कि दूसरे जो किंगडम्स में जो हो रहा है हम वैसा कुछ भी नहीं करेंगे, हम कुछ अलग करने वाले हैं। तो अलग करने के लिए वो डिसाइड करते हैं कि वो डे को नाइट में और नाइट को डे में चेंज करेंगे। मीन्स दिन को करने वाले काम रात को किए जाएंगे और रात को करने वाले काम दिन को किए जाएंगे। एक और डिसीजन वो लेते हैं कि साम्राज्य में कुछ भी चीज़ है, चाहे वो किसी भी चीज़ को परचेज करेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ जो है 1 डूडू में आप परचेज कर सकते हैं। चाहे कोई थिंग कितनी ही चीप है या फिर कितनी ही एक्सपेंसिव है, हर एक चीज़ के लिए आपको 1 डूडू ही पे करना होगा। ओके, तो ये 2 डिसीजन लेते हैं और साथ में ये ऑर्डर देते हैं कि अगर कोई इन डिसीजंस को नहीं मानेगा तो उसको जो है मौत की सज़ा सुनाई जाएगी। इसीलिए लोग मौत के डर से वैसा ही करते थे जैसा उनको ऑर्डर दिया गया था। इवन लोगों ने जो है अपने केटल्स को भी दिन में सोना सिखा दिया था। हर एक काम जो रात के होते हैं, मीन्स हर एक काम जो दिन के होते हैं वो रात को ही करते थे और दिन में वो सारा दिन सोते रहते थे। ओके, एक बार जो है एक डिसाइपल और उसके गुरु जो हैं इस किंगडम में आते हैं। ये सिटी बहुत ही ब्यूटीफुल थी, लेकिन वो ये चीज़ देखकर सरप्राइज रह जाते हैं कि दिन में उनको जो है कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, इवन एक माउस भी स्टर करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा था। तो पूरा दिन वो सिटी में घूमते रहते हैं। जैसे ही शाम होती है तो वो देखते हैं कि लोग उठ गए हैं और अपना काम करना शुरू कर दिया है और उन दोनों को भूख लगी हुई थी। तो वो एक शॉप पे जाते हैं और वहाँ से चीज़ें परचेज़ करते हैं, क्योंकि किंगडम में हर एक चीज़ जो है 1 रुपये की मिल रही थी। तो वो बहुत सारी चीज़ें परचेज़ करते हैं और ये चीज़ देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि भाई यहाँ पर कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें जो है कितनी सस्ती मिल रही हैं। अब शाम के टाइम पर जब उन्होंने खाना पका लिया था, खा लिया था, तो गुरु ने रियलाइज़ किया कि भाई नहीं, ये लोग नॉर्मल लोग नहीं हैं, ये बेवकूफ़ लोग हैं और यहाँ पर रुकना अच्छा नहीं है। देन वो अपने डिसाइपल को कहते हैं कि भाई यहाँ पर रुकना अच्छा नहीं है, चलो ये प्लेस हमारे लिए नहीं है, हम यहाँ से चल पड़ते हैं। बट डिसाइपल जो था वो थोड़ा सा क्या हो जाता है, ग्रीडी हो जाता है और वो देखता है कि भाई यहाँ पर इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें 1 रुपये में मिल रही हैं, तो वो कहता है कि मैं यहाँ पर नहीं रहूँगा। देन उसके गुरु उसको समझाने की कोशिश करते हैं कि ये बेवकूफ़ लोग हैं, आगे क्या बेवकूफ़ी करेंगे हमें नहीं पता है, इसीलिए हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए। बट डिसाइपल नहीं मानता है, तो किंग उसको कहते हैं कि जो तुम्हारा मन करे करो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, और ये बात बोलकर वो चले जाते हैं। ओके, देन डिसाइपल वहाँ पर रहता है, बहुत सारी चीज़ें खाता है और खा खा के वो जो है एक मोटे गली वाले सांड के जैसा हो जाता है। आफ्टर दैट कुछ टाइम बाद क्या होता है कि एक जो बर्गलर है, चोर है, एक मर्चेंट के घर में घुसता है चोरी करने के लिए। वो एक दीवार में होल बनाता है और उसी होल से जो है घर के अंदर जाता है। जब वो अपना लूट का सामान बाहर लेकर आने वाला था, तभी उस मर्चेंट के घर की जो वॉल थी उसके सिर के ऊपर गिर जाती है और उसकी डेथ वहीं पर ऑन द स्पॉट हो जाती है। तो जो थीप का ब्रदर था वो किंग के पास जाता है और कहता है कि मेरा ब्रदर जो है अपना एंशिएंट वर्क कर रहा था, मीन्स हमारा जो चोरी का काम है, पिछले पूर्वज हमारे जो करते आ रहे हैं, हमारा ये एंशिएंट वर्क है, उसको जब कर रहा था तो एक मर्चेंट की दीवार जो है उसके सिर पर गिरी और वो मारा गया। तो किंग भी अग्री हो जाता है कि भाई हाँ, वो उसको मारा तो नहीं जाना चाहिए था, वो तो अपना काम कर रहा था। तो किंग क्या कहता है कि वो मर्चेंट ही दोषी है। तो मर्चेंट को बुलाया जाता है, मर्चेंट को कहा जाता है कि क्या तुम उस टाइम पे घर थे? वो कहता है कि हाँ, मैं घर पर ही था। तो राजा कहता है कि भाई हाँ, इसने अपना जो गुनाह है वो स्वीकार कर लिया है, इसको फांसी पर चढ़ाया जाएगा। तो जैसे ही वो लोग उसको पनिशमेंट कर देने वाले थे, तो मर्चेंट उसको कहता है कि ओ माय लॉर्ड, ये मेरी मिस्टेक नहीं है, ये उस ब्रिकलेयर की मिस्टेक है जिसने मेरा घर बनाया था। उसने मेरे फादर के टाइम पर ये दीवार बनाई थी और उसने ही ऐसी दीवार बनाई, तो ये मेरा फॉल्ट नहीं है, ये तो उस ब्रिकलेयर का फॉल्ट है। तो किंग जो है एग्री हो जाता है कि भाई हाँ, तुम्हारा तो कोई फॉल्ट ही नहीं है, ब्रिकलेयर का फॉल्ट है। देन ब्रिकलेयर को बुलाया जाता है। ब्रिकलेयर कहता है कि मेरा कोई फॉल्ट नहीं है, ये तो उस डांसिंग गर्ल का फॉल्ट है जो कि दिन रात सारा दिन जो है अपनी पायल को खनकाती हुई गली से आगे पीछे जाती रहती थी। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, उसको देखकर मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया और इसीलिए मैंने ये गंदी दीवार बनाई, बैड दीवार बनाई, जो कि उसके ऊपर गिर गई। तो किंग कहता है कि भाई हाँ, तुम तो सही कह रहे हो, तुम्हारा तो कोई कसूर ही नहीं है, ये तो सारा का सारा कसूर किसका है? उस डांसिंग गर्ल का है। अब डांसिंग गर्ल को बुलाया जाता है। डांसिंग गर्ल आती है और उसको कहा जाता है कि क्या तुम इधर उधर घूम रही थी उस टाइम पे, जिस टाइम पे ये ब्रिकलेयर इस घर को बना रहा था? तो डांसिंग गर्ल कहती है कि हाँ, मैं घूम रही थी। तो किंग कहता है ठीक है, फिर तुम दोषी हो, तुमने एक इनोसेंट पर्सन को मारा है, क्योंकि जिस टाइम पे ये ब्रिकलेयर इस दीवार को बना रहा था तुम इधर उधर घूम रही थी, तो तुम उस टाइम पे यंग थी, तुमने जो है इसको डिस्ट्रैक्ट किया, इसीलिए ये अच्छी दीवार नहीं बना पाया, वो दीवार इस चोर के ऊपर गिर गई और बेचारा मारा गया, तो इसीलिए तुम दोषी हो, तुम गिल्टी हो, तुम्हें पनिश किया जाएगा। ओके,
देन जैसे ही उसकी पनिशमेंट देने की टर्न आती है तो डांसिंग गर्ल कहती है वेट, ये मेरा कसूर नहीं है, ये उस गोल्ड स्मिथ का कसूर है जिसको मैंने गोल्ड दिया था अपनी ज्वेलरी बनाने के लिए। अब वो जो गोल्ड स्मिथ था बड़ा ही लेजी था, उसने मेरी ज्वेलरी टाइम पर नहीं बनाई। वो कभी कहता कि हाँ अभी दूंगा, फिर कहता थोड़ी देर बाद दूंगा, तो इसीलिए मैं गली में सारा दिन घूमती फिरती रही, और तो ये मेरा कसूर नहीं है, ये तो गोल्ड स्मिथ का कसूर है। तो किंग कहता है कि ओहो, ये तो जो केस है बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है, बड़ा ही डिपन होता जा रहा है, ऐसे केस को सुलझाना तो बड़ा ही वाइज पर्सन का काम है, तो लेकिन फिर भी हम इस केस को सुलझाएंगे। तो गोल्ड स्मिथ को बुलाया जाता है। गोल्ड स्मिथ क्या कहता है कि ओ लॉर्ड, मैं तो बेचारा जो है पुअर पर्सन हूँ, मेरी क्या औकात है कि मैं इसको घुमाता फिराता, इसको मैंने मना किया, हाँ मैंने इसकी चीज़ें, इसकी ज्वेलरी टाइम पर नहीं बनाई, उसके पीछे रीज़न ये है कि मेरे को एक रिच मर्चेंट ने ज्वेलरी बनाने के लिए दी थी। अब उनके घर में शादी थी, वो वेट नहीं कर सकता था, इसीलिए जो है मुझे पहले उसकी ज्वेलरी बनानी पड़ी, और इसीलिए डांसिंग गर्ल जो है इधर उधर मूव करती रही। देन गोल्ड स्मिथ से पूछा जाता है कि क्या तुम उस रिच मर्चेंट का नाम बता सकते हो। फिर गोल्ड स्मिथ बताता है उसका नेम, और घूम फिर कर टर्न जो है उसी के पास, रिच मर्चेंट के पास आ जाती है जिसकी दीवार गिरकर चोर की डेथ हुई थी। ओके, देन दोबारा से उस रिच मर्चेंट को राजा के पास लाया जाता है। राजा कहता है कि भाई हाँ ये तुम्हारा ही कसूर है। देन मर्चेंट कहता है कि वो दीवार जो है मेरे फादर के टाइम पर बनाई गई थी, वो उनकी डेथ हो चुकी है, मेरा कोई कसूर नहीं है, मैं तो, अब उनकी डेथ हो चुकी है। देन किंग जो है अपने मिनिस्टर्स के साथ कंसल्ट करता है और कहता है कि तुम्हें सब कुछ विरासत में मिला है अपने फादर का, जब उनकी रिचेस तुमको मिली है तो उसके सिंस भी तुम्हें मिले हैं। ओके, तो इसीलिए जो है तुम्हें ही सजा दी जाएगी, तुम्हें मौत के घाट उतारा जाएगा। यहाँ तक इस स्टोरी को हम डिस्कस कर चुके थे। अब जो है हम नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड ही ऑर्डर्ड अ मेक अ स्टेक टू बी मेड रेडी फॉर द एग्जीक्यूशन। और फिर उसके बाद किंग जो है ऑर्डर देता है कि एक नई स्टेक बनाई जाएगी। स्टेक क्या होती है? वुड और मेटल की रोड होती है जो आगे से पॉइंटेड होती है, जो मेनली लोगों को मारने के लिए ही यूज़ की जाती है। ओके, सो एक उसको मारने के लिए, उसको फांसी पर एग्जीक्यूट करने के लिए एक नई स्टेक बनाई गई। एज द सर्वेंट sharpened the stake and got it ready for the final impaling of the criminal, it occurred the minister that the rich merchant was somehow too thin to properly executed on the stake. तो जब सर्वेंट्स ने वो स्टेक को तैयार कर लिया और क्रिमिनल को फांसी पर चढ़ाने की अंतिम तैयारी कर ली गई थी, इम्पेलिंग मतलब तैयारी करना, अंतिम तैयारी कर ली गई थी, तभी जो है मिनिस्टर के दिमाग में एक थॉट आया कि ये जो व्यापारी है वो इतना पतला था कि उसको इस स्टेक से सही तरीके से नहीं मारा जा सकता था। मीन्स उन्होंने ऐसा नहीं सोचा कि भाई हाँ चलो ठीक है, हमें उसको सज़ा देनी है, हम उसको दे देते हैं। उसके दिमाग में क्या इतना बेवकूफ़ था मिनिस्टर कि वो कहता है कि भाई ये स्टेक तो बहुत बड़ी है और मर्चेंट तो बहुत पतला है, तो हम इसको अच्छे से मार नहीं सकते हैं। ही अपील टू द किंग्स कॉमन सेंस, द किंग टू वरीड अबाउट इट। और उन्होंने जो है अपनी इस कॉमन सेंस को, अपनी इस बात को राजा के सामने रखा। राजा भी ये सुनकर जो है वरीड हो जाता है और वह कहता है हाँ तुम्हारी बात तो सही है, स्टेक इतनी बड़ी है और मर्चेंट इतना पतला है तो उसको प्रॉपरली नहीं मारा जा सकता। सो व्हाट शैल वी डू, हमें क्या करना चाहिए? When suddenly it struck him that all they needed to do was to find a man fat enough to fit the stake. तभी जो है उनके माइंड में एक आइडिया आता है कि हमें जो है एक ऐसे पर्सन को ढूंढना चाहिए जो मोटा हो और इस स्टेक पर फिट आ सके। तो हम ऐसे पर्सन को ढूंढेंगे और उसी को मारेंगे, चाहे उसका कसूर है या नहीं है। अब कसूर तो मर्चेंट का भी नहीं था, फॉल्ट तो मर्चेंट का भी नहीं था, फॉल्ट तो सारा चोर का था, क्यों उसके अंदर, घर के अंदर वो घुसा था। बट यहाँ पर वो पर्सन जो कि मोटा है उसका तो बिल्कुल ही कसूर नहीं है। तो बट उनके माइंड में ये बात आती है कि हमें मोटे आदमी को ढूंढना चाहिए और हम उसी को जो है स्टिक से मारेंगे। The servants were immediately sent all over the town looking for a man who would fit the stake. और servants जो हैं इमीडिएटली पूरे टाउन में ढूंढने लगे ऐसे पर्सन को जो कि इस स्टेक पर फिट आ सके। एंड देयर आइज फेल ऑन द डिसाइपल हु हैड फेटेंड हिमसेल्फ फॉर मंथ्स ऑफ बनानास, राइस, वीट एंड घी। और फिर उनकी आंखें जो हैं डिसाइपल पर पड़ती हैं जो कि महीनों से खा खा के मोटा हो गया था। वो बनानास, राइस, वीट, घी सब कुछ खा रहा था और महीने से ये चीज़ें खा खा के वो मोटा हो गया था। But I have done wrong, I am innocent, I am a सन्यासी, he cried. जैसे ही सर्वेंट जो है उस डिसाइपल को पकड़ते हैं तो वो चिल्लाता है कि मैंने क्या गलत किया है, मैं इनोसेंट हूँ, मैं तो एक सन्यासी हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। That may be true, but it's the loyal decree that we should find a man fat enough to fit the stake, they said.
तो सर्वेंट उसको कहते हैं कि हाँ ये सच हो सकता है कि तुमने कुछ भी नहीं किया, लेकिन हाँ हमें ये लॉयल डिक्री मीन्स ऑर्डर, हमें रॉयल ऑर्डर्स मिले हैं कि हमें एक ऐसे पर्सन को ढूंढना है जो कि इनफ फिट हो इस स्टेक पर अच्छी तरह से मरने के लिए। एंड कैरिड टू द प्लेस ऑफ एग्जीक्यूशन, और फिर उसको जो है एग्जीक्यूशन यानी कि फांसी जहाँ पर चढ़ाई जानी थी उस प्लेस पर लेकर जाते हैं। ही रिमेंबर्ड हिज वाइस गुरुज वर्ड्स, दिस इज अ सिटी ऑफ फूल्स, यू डोंट नो व्हाट दे विल डू नेक्स्ट। फिर जब उसको एग्जीक्यूशन किया जाने वाला होता है, मीन्स जब उसको फांसी पर चढ़ाया जाने वाला होता है, तो उसको अपने गुरु के वर्ड्स याद आते हैं। उसके गुरु ने उसको क्या कहा था कि ये जो राज्य है ये किसका राज्य है, बेवकूफ़ों का राज्य है। हमें नहीं पता कि वो अपनी बेवकूफ़ी की वजह से क्या रॉन्ग क्या गलत नेक्स्ट करने वाले हैं, इसीलिए हमें यहाँ पर नहीं रुकना चाहिए। पर डिसाइपल ने तो उनकी बात मानी ही नहीं थी, तो अपने गुरु के ये वर्ड्स उसे याद आते हैं। While he was waiting for death, he prayed to his guru in his heart, asking him to hear his cry wherever he was. और जब वो डेथ के लिए वेट कर रहा था तो वो अपने हार्ट में ही अपने गुरु से प्रेयर करता है और उन्हें कहता है कि जहाँ कहीं पर भी वो हैं उनकी क्राई को सुने, उसकी जो ये चिल्ला रहा है कि भाई हाँ वो किस तरीके से फंस गया है उसकी इस चीज़ को सुन ले। द गुरु सो एवरीथिंग इन अ विजन, और गुरु के पास कुछ मैजिकल पावर्स थी। ही हैड सम मैजिकल पास, उसके पास कुछ मैजिकल पास थी जिसकी वजह से जो है वो सारी चीज़ें देख सकता था। ही कुड सी फार, वो बहुत दूर तक देख सकता था। एंड कुड सी द फ्यूचर एज ही कुड सी द प्रेजेंट एंड द पास्ट, और वो फ्यूचर को भी देख सकता था। जिस तरीके से हम जो है प्रेजेंट और पास्ट को देख सकते हैं वो भी प्रेजेंट पास्ट तो देख ही सकता था, इसके साथ साथ वो फ्यूचर को भी देख सकता था। तो जैसे ही वो अपने डिसाइपल की बात सुनता है, डिसाइपल की प्रेयर सुनता है, ही अराइव्ड एट वंस टू सेव हिज डिसाइपल हु हैड गॉट हिमसेल्फ इनटू सच अ स्क्रैप टू लव ऑफ फूड, और उसी टाइम वो जो है उस प्लेस पर पहुंच जाता है जहां पर उसके डिसाइपल को मारा जाना था। उसके डिसाइपल को सेव करने के लिए एट वंस वो वहां पर पहुंच जाता है। उसका डिसाइपल जिसने कि फूड के लव की वजह से जो है अपने आप को एक बुरे तरीके से जाल में फंसा लिया था। As soon as he arrived, he scolded the disciple and told him something in a whisper. जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचता है वो डिसाइपल को गुस्सा करता है, स्कोल्ड करता है और कुछ उसके कान में विस्पर करता है। विस्पर मतलब फुसफुसाना, धीरे से उसके कान में कुछ बताता है। Then he went to the king and addressed him, O wisest of kings, who is greater, the guru or the disciple? फिर डिसाइपल के कान में फुसफुसाने के बाद वो किंग के पास जाता है और किंग को एड्रेस करते हुए कहता है कि ओ वाइजेस्ट ऑफ किंग्स, ओ सबसे बुद्धिमान किंग। उसको भी पता था कि ये कितना बुद्धिमान है, लेकिन क्योंकि बेवकूफ़ लोगों की अगर तारीफ़ की जाती है तो वो जल्दी से बातों के लिए अग्री हो जाते हैं, इसीलिए गुरु उसकी तारीफ़ करते हैं और तारीफ़ में क्या कहते हैं कि ओ बुद्धिमान किंग, आप ही बताएं कि कौन महान है, गुरु या डिसाइपल। तो इस पर किंग क्या कहते हैं, ऑफकोर्स द गुरु, नो डाउट अबाउट इट, वाई डू यू आस्क। ऑफकोर्स गुरु ही होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन तुम ऐसा पूछ क्यों रहे हो। देन पुट मी टू द स्टेक फर्स्ट, पुट माई डिसाइपल टू डेथ आफ्टर मी। तो ये बात पूछने के बाद गुरु उसको कहता है तो अब मुझे जो है पहले आप स्टेक पर चढ़ाओ, यानी कि पहले मुझे फांसी दो, फिर मेरे डिसाइपल को, फिर मेरे शिष्य को फांसी देना। When the disciple heard this, he understood and began to clamor, Me first, you brought me first here, put me to death first, not him. तो जैसे ही डिसाइपल उनकी ये बात सुनता है वो सारी चीज़ को समझ जाता है एंड बिगिन टू क्लेमर, क्लेमर का मतलब शोर मचाना, और शोर मचाना शुरू कर देता है कि मी फर्स्ट, पहले मैं, आप मुझे पहले यहाँ लेकर आए हैं इसीलिए मारेंगे भी मुझे ही पहले। द गुरु एंड द डिसाइपल नाउ गॉट इन टू अ फाइट अबाउट हु शुड गो फर्स्ट। अब गुरु और डिसाइपल दोनों फाइट करना शुरू कर देते हैं कि कौन पहले जाएगा, यानी कि कौन पहले मरेगा। द किंग वॉज पजल्ड बाय दिस बिहेवियर। He asked the Guru, Why do you want to die? We choose him because we needed a fat man to stake for the stake. तो इस बिहेवियर को देखकर, गुरु और डिसाइपल के इस बिहेवियर को देखकर किंग जो है पजल हो जाता है और वो गुरु से पूछता है कि तुम क्यों मरना चाहते हो। तुम्हारे डिसाइपल को तो हमने इसीलिए चूज़ किया क्योंकि हमें जो है इस स्टेक पे मारने के लिए एक मोटे आदमी की ज़रूरत थी। अब तुम तो मोटे भी नहीं हो और हमने तुम्हें चूज़ भी नहीं किया है, तुम क्यों मरना चाहते हो। You shouldn't ask me some questions. Put me to death first, replied the Guru. गुरु रिप्लाई करता है कि आप मुझसे ऐसे कोई क्वेश्चन पूछ नहीं सकते हैं, बस मुझे पहले मार दो आप। Why? There is some mystery here. As a wise man, you must make me understand. लेकिन तुम क्यों मरना चाहते हो, क्या इसमें कोई रहस्य है। क्योंकि तुम एक वाइज मैन हो इसीलिए तुम्हें मुझे समझाना होगा कि तुम पहले क्यों मरना चाहते हो। Will you promise to put me death if I tell you? asked the Guru. गुरु पूछते हैं कि अगर मैं आपको बता दूं तो क्या आप प्रॉमिस करते हैं कि आप पहले मुझे ही मारेंगे। Then the king gave his solemn word. solemn का मीनिंग होता है हार्ड, फर्म,
तो किंग जो है अपने फर्म वर्ड उसको देता है, यानी कि उसको प्रॉमिस करता है कि भाई हाँ वो उसे ही पहले मारेंगे। द गुरु टुक हिम असाइड आउट ऑफ द सर्वेंट्स ईयर शॉट एंड विस्पर्ड टू हिम, डू यू नो वाई वी वॉन्ट टू डाई राइट नाउ द टू ऑफ अस। तो गुरु जो है उसको साइड में ले जाते हैं। आउट ऑफ द सर्वेंट्स ईयर शॉट, ईयर शॉट का मीनिंग मतलब जहाँ तक वो सुन ना सके, सर्वेंट्स की जो कानों की शक्ति थी उसकी बहुत से दूर, मीन्स ताकि सर्वेंट्स उनको सुन ना सके, तो वो विस्पर करता है कि क्या आप जानते हैं कि हम पहले क्यों मरना चाहते हैं, अभी क्यों मरना चाहते हैं हम दोनों ही। We have been all over the world, but we never found a city like this or a king like you. हमने जो है पूरा वर्ल्ड घूमा है, लेकिन हमें ऐसी सिटी कभी नहीं मिली और ना ही आप जैसा राजा कहीं पर मिला। द स्टेक इज द स्टेक ऑफ द गॉड ऑफ जस्टिस। वो क्या कहता है कि ये जो स्टेक है ना, ये आपके जस्टिस की करने के स्टेक नहीं है, ये गॉड के जस्टिस की स्टेक है। इट्स न्यू, इट नेवर हैड क्रिमिनल ऑन इट, ये नई है और इस पर जो है अभी तक किसी भी क्रिमिनल को नहीं मारा गया है। Whoever dies on it first will be reborn as the king of this country. तो पहले जो इस स्टेक पे मरेगा वो दोबारा से जन्म लेगा इस कंट्री के किंग के रूप में। तो जो गुरु था वो राजा को बेवकूफ़ बनाता है, बेवकूफ़ तो वो था ही लेकिन थोड़ा सा और बेवकूफ़ उसको बनाता है। वो कहता है कि जो पहले मरेगा ना वो अगले जन्म में इस कंट्री का राजा बनेगा। एंड हूएवर गोज नेक्स्ट टू बी द फ्यूचर मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री, और उसके बाद जो सेकंड नंबर पे मरेगा वो जो है इस कंट्री का फ्यूचर मिनिस्टर होगा। वी आर सिक ऑफ आर एसेटिक लाइफ, और हम जो है अपनी एसेटिक यानी कि सेंटली लाइफ, ये जो सन्यासियों वाली जो लाइफ है इससे थक चुके हैं, उससे बोर हो चुके हैं। इट वुड बी नाइस टू एन्जॉय आवर सेल्फ एज अ किंग एंड द मिनिस्टर फॉर अ वाइल, और अब हम जो है क्यों ना इस किंग और मिनिस्टर बनकर जो है बची हुई जो हमारे बर्थ होंगे यानी कि दोबारा जो बर्थ होगा उसको एंजॉय करें। नाउ कीप योर वर्ड्स माय लॉर्ड एंड पुट अस टू डेथ, मी फर्स्ट रिमेंबर। तो फिर सेंट कहता है कि अब अपने जो है प्रॉमिस को याद रखो और मुझे जो है पहले मारो, अपनी प्रॉमिस को पूरा करो, लेकिन हाँ रिमेंबर रखना मुझे पहले मारना है और बाद में मेरे डिसाइपल को मारना है। द किंग वॉज नाउ थ्रॉन इन टू डीप थॉट। अब जो है राजा गहरी सोच में पड़ जाता है कि क्या सच में इनको राजा और मिनिस्टर बनने देना चाहिए। ही डिड नॉट वांट टू लूज द किंगडम टू समवन एल्स इन द नेक्स्ट राउंड ऑफ द लाइफ। वो जो है अगली लाइफ यानी कि अगले बर्थ में भी किसी को अपना राज्य नहीं देना चाहता था। ही नीडेड टाइम, उसको टाइम की जरूरत थी सोचने के लिए। सो ही ऑर्डर द एक्सिक्यूशन पोस्टपोन्ड टू द नेक्स्ट डे एंड टॉक इन सीक्रेट विद हिज मिनिस्टर। तो इसीलिए वो जो एग्जीक्यूशन यानी कि फांसी थी उसको वो जो है पोस्टपोन कर देता है नेक्स्ट डे के लिए और सीक्रेटली अपने मिनिस्टर से बात करता है। क्या बात करता है? इट्स नॉट राइट फॉर अस टू गिव ओवर द किंगडम टू अदर्स इन द नेक्स्ट लाइफ। ये हमारे लिए नहीं सही होगा कि हम अपनी नेक्स्ट लाइफ में अपना किंगडम दूसरों को दे दें। अब राजा इतना ज़्यादा बेवकूफ़ था कि उसको ये समझ में नहीं आ रहा कि अब अगर तुम मर गए तो अभी भी तो तुम अपना किंगडम किसी के हाथों सौंप के जाओगे, क्योंकि तुम्हारे मरने के बाद कोई तो इसको संभालेगा, कोई तो इसको देखेगा। लेकिन उसको तो अगले जन्म की पड़ी थी कि भाई अगले जन्म में भी मैं अपना राज्य जो है किसी को नहीं देना चाहता। लेट्स गो ऑन द स्टेक आवर सेल्व्स एंड विल रीबोर्न एज द किंग एंड द मिनिस्टर अगेन। तो चलो हम जो है पहले उस स्टेक से मर जाते हैं और अगला जन्म लेते हैं किंग और मिनिस्टर के रूप में अपने ही किंगडम में। अब अगले जन्म का हमें क्या पता क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। वो जो गुरु थे जस्ट उनको जो है क्या बना रहे थे, बेवकूफ़ ही बना रहे थे। बेवकूफ़ तो वो ऑलरेडी थे ही, लेकिन उनकी बेवकूफ़ी का फ़ायदा उठाकर कह रहे थे कि भाई हाँ अभी जो मरेगा वो किंग और मिनिस्टर बनेगा, और वो बेवकूफ़ राजा बन जाता है। और वो कहता है कि चलो क्यों ना हम ही मर जाते हैं, क्यों किसी और को अपना राज्य दिया। होली मैन डू नॉट टेल लाइज ही सेड एंड द मिनिस्टर अग्रीड। वो कहता है कि ये जो होली मैन होते हैं, जो सेंट होते हैं, वो झूठ कभी नहीं बोलते हैं, और मिनिस्टर भी अग्री हो जाता है कि भाई हाँ ये लोग झूठ तो नहीं बोलते हैं। सो ही टोल्ड टू द एक्सक्यूजनर्स विल सेंड द क्रिमिनल्स टू नाइट। और इसीलिए वो फांसी देने वालों को क्या कहता है कि हम क्रिमिनल्स को आज रात ही तुम्हें भेजने वाले हैं। व्हेन द फर्स्ट मैन कम्स टू यू पुट हिम टू डेथ फर्स्ट, देन डू द सेम टू द सेकेंड, दोज आर माई ऑर्डर्स, डोंट मेक एनी मिस्टेक्स। तो वो क्या कहता है कि जो पहला पर्सन तुम्हारे पास आएगा पहले फांसी उसी को देनी है, और फिर जो सेकेंड आएगा सेम चीज़ उसके साथ भी करनी है। यही मेरे ऑर्डर हैं और कोई गलती मत करना। That night the king and the minister went secretly to the prison, released the guru and the disciple, disguised themselves as the two, and as arranged beforehand with loyal servant were taken to the stake and promptly executed। और उस रात जो किंग और मिनिस्टर थे वो सीक्रेटली प्रिजन में जाते हैं और गुरु और डिसाइपल को रिलीज कर देते हैं और अपने आप को डिस्गाइज मतलब वेश बदलना, और अपना वेश बदलते हैं गुरु और डिसाइपल के जैसा। मतलब
किंग जो है गुरु के जैसा बन जाता है और जो मिनिस्टर था वो डिसाइपल के जैसा बन जाता है, अपना वेश वो लोग बदल लेते हैं। और जैसे पहले ही उनके लॉयल सर्वेंट्स के साथ उन्होंने जो है अरेंजमेंट कर ली थी, तो एकदम से वो लोग स्टेज पर जाते हैं, पहले किंग जाता है और फिर मिनिस्टर जाता है और उसी टाइम जो है वो दोनों मार दिए जाते हैं। When the bodies were taken down to thrown to crows and the vultures, the people panicked. और जब बॉडीज को नीचे उतारा गया और उन्हें क्रोज और वल्चर्स के सामने डालने के लिए फेंका जाने लगा, तो लोग जो है देखकर पैनिक्ड हो जाते हैं, मीन्स घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। दे सो बिफोर देम द डेड बॉडीज ऑफ द किंग एंड द मिनिस्टर, वो अपने सामने जो है किंग और मिनिस्टर की डेड बॉडीज को देखते हैं। द सिटी वॉज इन कन्फ्यूजन, और इन डेड बॉडीज को देखकर पूरी सिटी कंफ्यूजन में हो जाते हैं। मीन्स इतने बेवकूफ़ थे वो लोग, अभी भी ये नहीं समझ पाते हैं कि भाई हमारे किंग और मिनिस्टर आखिर मारे कैसे गए। उन्हें तो सिर्फ क्या हुआ, दुख हुआ कि वो किंग और मिनिस्टर मर गए, अब हमारे राज्य को कौन चलाएगा। लेकिन किसी ने ये सोचने की कोशिश नहीं की भाई क्यों मारे गए, कैसे मारे गए। ऑल द नाइट दे मॉर्न एंड डिस्कस द फ्यूचर ऑफ द किंगडम, पूरी रात वो लोग जो है मॉर्न मतलब शोक मनाना, शोक मनाते रहे और किंगडम के फ्यूचर के बारे में डिस्कस करते रहे कि भाई हाँ हमारा साम्राज्य कैसे चलेगा, राजा कौन होगा, मंत्री कौन होगा, कौन इसको अच्छे से रन करेगा। Some people suddenly thought of the guru and the disciple and caught up with them as they were preparing to leave the town unnoticed, और कुछ लोगों ने जो है सडनली गुरु और डिसाइपल के बारे में सोचा और उन्हें उस टाइम पर पकड़ा जब वो लोग जो है बिना बताए किसी को चुपचाप सिटी को छोड़ने की तैयारी कर रहे थे। वी पीपल नीड अ किंग एंड द मिनिस्टर, अब पकड़ने के बाद हमारे माइंड में क्या आता है कि भाई हाँ शायद लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि जो गुरु और डिसाइपल हैं उसी ने किंग और मिनिस्टर को मारा होगा, लेकिन नहीं, यहाँ लोगों की थॉट दूसरी थी। वो क्या कहते हैं कि वी नीड अ किंग एंड मिनिस्टर, हमें जो है किंग एंड मिनिस्टर चाहिए। कुछ लोग ऐसा कहते हैं, दूसरे भी अग्री हो जाते हैं। तो दे बैग द गुरु एंड द डिसाइपल टू बी देयर किंग एंड देयर मिनिस्टर, तो वो गुरु और डिसाइपल से बैग्ड करते हैं, उनसे प्लीड करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि वो उनके किंग और मिनिस्टर बन जाए। उनको पनिश करने की बजाय, ये सोचने की बजाय कि भाई हाँ शायद कहीं इन्हीं लोगों का ये प्लान ना हो किंग और मिनिस्टर को मारने का, वो उन्हें कहते कि तुम हमारे किंग और मिनिस्टर बन जाओ। ये उनकी बेवकूफ़ी का ही साइन था। इट डिड नॉट टेक आर्ग्यूमेंट टू परसुएड द डिसाइपल बट इट टुक लॉन्गर टू परसुएड द गुरु। परसुएड मीन्स मनाना। अब डिसाइपल को मनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा, लेकिन गुरु को मनाने में थोड़ा सा टाइम लगा। दे फाइनली अग्रीड टू रूल द किंगडम ऑफ द फुलिश किंग एंड द सिली मिनिस्टर ऑन द कंडीशन दैट दे कुड चेंज ऑल द ओल्ड लॉज, और वो दोनों जो है उस फुलिश किंग और मिनिस्टर के किंगडम को रूल करने के लिए इस बात पर अग्री हो जाते हैं कि भाई जितने भी पुराने कानून लॉज यहाँ पे बने हुए हैं वो इन सब को जो है चेंज कर देंगे। फॉर देन ऑन नाइट वुड again be night and day would again be day and you could get nothing for a do, it became like any other place। और फिर उस दिन के बाद से नाइट जो है नाइट हो गई और डे जो है डे हो गया, और अब आपको जो है एक डूडू में आप हर एक चीज़ नहीं खरीद सकते जैसा कि पहले था। अब दूसरे प्लेसेस पर होता था, मतलब जिस चीज़ की जो कॉस्ट थी उसी कॉस्ट पर आप चीज़ों को परचेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। इस चैप्टर से हमने क्या सीखा? पहली थिंग जो हमने सीखी वो ये है कि डोंट बी ग्रीडी, मीन्स लालच, जो ग्रीड जो होता है उसकी वजह से हम मुसीबत में फंस जाते हैं। जैसे कि डिसाइपल फंस गया था, ग्रीड था उसके अंदर खाने का कि भाई हाँ यहाँ पर सारी चीज़ें सस्ती मिल रही हैं। हालांकि उसके गुरु ने उसको बहुत समझाया कि ये बेवकूफ़ों का राज्य है, वो पता नहीं नेक्स्ट क्या करेंगे, लेकिन उसको ये बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आई कि भाई हाँ ये बेवकूफ़ों का राज्य है। लेकिन हाँ वो अपने ग्रीड में फंस गया था और इस तरीके से फंसा कि वो मारा जाने वाला था। दूसरी चीज़ हमें क्या समझ में आई कि जो बेवकूफ़ लोग होते हैं उनकी तारीफ़ करके या फिर बड़ा वाइजली उनको हैंडल किया जा सकता है। अगर बेवकूफ़ लोगों को ये कह दिया जाए कि आप बेवकूफ़ हैं और आपके डिसीजन सही नहीं है तो उन्हें गुस्सा आ जाता है, तो उनको हैंडल करना एक वाइज पर्सन का ही काम है। ओके, सो ये दो चीज़ें हम जो है इस चैप्टर से सीखते हैं। आई होप यू क्लियर ऑल द थिंग्स रिलेटेड टू द स्टोरी। प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, लाइक एंड शेयर माई videos and subscribe my channel for new update. Thank you, bye bye, keep learning.